नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो आइए जानते हैं पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि ये इस टर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो ये टर्म है ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है थर्म और दूसरा है डायनामिक्स। ठीक है, तो थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। और ये दोनों थर्म और डायनेमिक्स दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की जब शुरुआत में स्टडी होती थी तो सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि हीट से पावर जनरेट करना। ठीक है, मतलब ऐसी एक ब्रांच, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हीट से पावर जनरेशन की स्टडी हो, उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते थे। ठीक है, तो ये बहुत पहले की बात है। लेकिन अब करंट सिनेरियो में क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया है। तो यहाँ पर जहाँ भी हीट टर्म आ जाता है या जहाँ भी हीट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो वहाँ क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हम करते हैं। वो टर्म जो है, वो एरिया जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाता है। जैसे क्या हो जाता है हमारा रेफ्रिजरेशन भी क्या हो जाता है अब आजकल थर्मोडायनेमिक्स में आता है। मतलब इसका एरिया जो है काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। ठीक है, जैसे हीट ट्रांसफ़र, हीट का हीट में ही कन्वर्जन, ये भी एक थर्मोडायनेमिक्स में आता है। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन्स, ये भी इसमें भी आईसी इंजन्स की भी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक, और थर्मोडायनेमिक्स जो टर्म है वो ग्रीक के दो वर्ड से लेकर बनाया गया। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हीट टू पावर। ठीक है, हीट और पावर से। ठीक है, तो ये हमारी एक शॉर्ट स्टडी है थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक लॉज की। दरअसल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज हैं। पहला है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन उससे पहले हमें क्या होता है कि हमने तीनों लॉज की स्टडी तो पहले कर ली, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि इससे पहले हमें ज़रूरत पड़ी टेम्परेचर स्टडी की। ठीक, तो तीनों लॉ से पहले ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर स्टडी की, तो उसको फोर्थ लॉ नहीं बनाया जा सकता था। उसका रीज़न ये है कि हमें टेम्परेचर जो स्टडी है या टेम्परेचर का जो मेजरमेंट की स्टडी है वो हमको इन तीनों लॉ से पहले करना है। तो हम इसको फोर्थ लॉ तो दे नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, इसको दे दिया जीरोथ लॉ। तो इस तरह थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉ हुए। पहला है जीरोथ लॉ, दूसरा है फर्स्ट लॉ, तीसरा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और चौथा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दरअसल क्या होता है, हम स्टूडेंट्स जो ऐसे पढ़ते हैं तो जो बुक्स में पढ़ा हुआ होता है हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ रट लेते हैं या समझते नहीं हैं, और हमें ये भी पता नहीं होता कि जो तीनों लॉज बने हैं उनकी इंपॉर्टेंस कहाँ है। दरअसल रियल स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होता है। जब भी हम फर्स्ट ईयर बीटेक के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि बस एक बुक उठाया और हमने जो किया, क्या किया, हमने लॉज रट लिए। ठीक, लेकिन दरअसल क्या हो जाता है, इन 3-4 लॉज से ही पूरी थर्मोडायनेमिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाती है। वो हम इंटरलिंक करके बताएंगे कि कैसे इंटरलिंक होती है और हमें इन लॉज की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम जीरोथ लॉ से। ठीक है, अब स्टडी करें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो चूँकि हम जो बुक्स में पढ़ते हैं कि सपोज हमारे पास 3 बॉडीज हैं, बॉडी ए है, बॉडी बी है और तीसरी बॉडी हमारे पास बॉडी सी है। तो हम ये कहते हैं कि सपोज ए और सी जो 2 बॉडीज हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर दोनों टर्म में बहुत अंतर है। थर्मल इक्विलिब्रियम और है एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इन दोनों टर्म में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर हम जो टर्म यूज कर रहे हैं
वो यूज कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल। ठीक है, सपोज ए और सी जो दो बॉडीज हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, और दूसरी बी एंड सी ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ए और सी दो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तब क्या होगा कि ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक, ऐसा हम, ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक, तो अब हम देखना है कि हम इसका यूज टेम्परेचर मेजरमेंट में कैसे करते हैं। जनरल एक एग्जांपल देके मैं बताऊंगा आपको कि इसका यूज आप कैसे यूज करते थे, या जो हमारे साइंटिस्ट थे या हमारे जो लोग पहले के थे वो टेम्परेचर, चूँकि 1954 से पहले या अभी भी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है, लेकिन 1954 से पहले कुछ दूसरी मेथड यूज होती थी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, और 1954 के बाद जो दूसरी कुछ और मेथड यूज होने लगी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो हम ये देखेंगे कि इसका कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, दरअसल हमने यहाँ पर एक आगे जाने से पहले हम थोड़ा इनको डिफाइन कर दिया जाए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। थर्मल का मतलब होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो बॉडी जो होंगी उनका टेम्परेचर इक्वल होगा। इसमें टेम्परेचर इक्वल होगा मीन्स, और दो बॉडी है, मान लीजिए सपोज ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी को तीन तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन फुलफिल करना है। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। जब कोई बॉडी, दो बॉडीज, ये दोनों, जब दो बॉडीज़ के बीच में ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तभी हम उन दो बॉडी को कह सकते हैं कि ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर दो बॉडीज़ का इक्वल होगा। सपोज ए और सी का, सपोज हम कंपैरिजन करते हैं बॉडी ए और बॉडी सी का। अब अगर हमें उनको बताना है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो हम कैसे कहेंगे, बॉडी ए और सी का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, इन दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करेंगे कि बॉडी ए और सी के बीच कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अवेलेबल नहीं होना चाहिए, दोनों में जो फोर्स हो वो बराबर हो। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे कहेंगे, सपोज ये दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, तभी वो ए और सी बॉडी जो क्या होंगी, केमिकल इक्विलिब्रियम में होंगी। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब हम किसी बॉडी को कह पाएंगे कि ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, जबकि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए ये तीन कंडीशंस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन सी कंडीशंस है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल। बॉडीज़ को क्या होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी कोई दो बॉडी जो हैं वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन गेन कर पाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज कैसे करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बात करनी है टेम्परेचर मेजरमेंट की। तो टेम्परेचर मेजरमेंट का मतलब है कि किसी बॉडी की कोल्डनेस या हॉटनेस मेजरमेंट करना। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर आप किसी को छूकर तो पता नहीं कर पाएंगे, छूकर तो आप पता करें, मान लीजिए आप
कुछ टेम्परेचर है 0 से कुछ डिग्री सेल्सियस तक है, कम है, उसको तो आप टच करके बता सकते हैं कि भाई ये बॉडी जो है कम हॉट है, दूसरी बॉडी ज़्यादा हॉट है या कोल्ड है, तो आप टच करके तो बता सकते हैं। लेकिन आप एग्जैक्टली तब भी नहीं बता सकते कि इसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर देना मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, आप हाथ से तो टच करके बता सकते हैं कि ये ज़्यादा हॉट है, वो ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ एग्जैक्ट पॉइंट देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता था, सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट का कोई बेस नहीं था। ठीक है, बेस नहीं था तो हमें टेम्परेचर के बारे में कुछ पता था नहीं। तो हमने क्या किया, जो अर्थ में जो हमारे पास सबसे कोल्ड चीज़ मौजूद क्या थी, क्योंकि अब हमें रेफरेंस पॉइंट से ही टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, हम 2 रेफरेंस पॉइंट देंगे, इसके बाद फिर हम पता करेंगे कि भाई जो बॉडी का टेम्परेचर होगा इन दोनों के बीच में कहाँ बिलोंग करता है, कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो शुरुआत में हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट थे, क्योंकि आइस बहुत ठंडी होती है। तो पहला हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया क्या, आइस। ठीक है, इसके बाद आइस को हीट करेंगे, थोड़ा हीट देंगे, लिक्विड जो वाटर बनेगा वो गर्म होते होते बॉयल होने लगेगा। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा स्टीम, और दूसरा जो पॉइंट स्टीम है, तो आइस का जो टेम्परेचर हुआ इसको बोल दिया गया आइस पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, और इसको बोल दिया गया स्टीम पॉइंट टेम्परेचर। अब अगर कोई बॉडी है जिसकी हॉटनेस आइस और स्टीम के बीच में बिलोंग करती है, तो उसका पॉइंट बीच में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आइस पॉइंट तो मान लिया, लेकिन हमारे पास जिस चीज़ से टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, सपोज हम थर्मोमीटर यूज करते हैं जिसमें से मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये थर्मोमीटर है हमारा, इसमें मरकरी भरा हुआ है इस थर्मोमीटर में। ठीक है, सपोज हम जब, चूँकि अब मरकरी में क्या होता है, जो मरकरी होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी जो थर्मोमीटर में भरा हुआ है उसकी लेंथ वेरी होती है। मतलब हमारे पास जो लेंथ है मरकरी की, जो लेंथ वेरी हो रही है, ये हमारी एक टेम्परेचर की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, कि मरकरी में क्या है, मरकरी में कौन सी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर के हिसाब से ये इसका एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, तो जैसे ही हम इस आइस पॉइंट के कांटेक्ट में लाते हैं, तो सपोज इस मरकरी की लेंथ L1 जाती है, L1 लेंथ तक ये एक्सपांड होता है। ठीक है, तो थीटा आइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 हो जाएगा। ठीक, दूसरा, अब हम जैसे ही इसको स्टीम पॉइंट के कांटेक्ट में लाते हैं, तो सपोज इसकी लेंथ बढ़कर, मतलब एक्सपांसन जो होता है इस मरकरी का वो होता है L2। तो थीटा स्टीम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L2 के। ठीक है, तो ये पता चल गया कि मरकरी जो वेरिएशन होगा जो मरकरी का आइस पॉइंट पर L1 रहेगा और L2 रहेगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा L2 माइनस L1 रहेगा। ठीक, अब अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर, अब हमें इसका टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो थर्मोमीटर है इसके कांटेक्ट में लाएंगे, सपोज थीटा बॉडी, और ये सपोज जैसे ही कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका जो एक्सपांसन होता है वो L होता है, सपोज L हुआ। ठीक है, तो थीटा बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो हमारे पास कितने इक्वेशन बन गए, 3 इक्वेशन बन गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। क्या था, थीटा आइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो इसे
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं हम, L1 इज इक्वल टू ए ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। और थीटा बॉडी अपॉन एल इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है, इसको भी ये माने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे, थीटा आइस अपॉन L1 इज इक्वल टू थीटा बॉडी अपॉन एल, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, थीटा आइस अपॉन थीटा बॉडी इज इक्वल टू L1 अपॉन एल। यह हमारा इक्वेशन 1A हो गया, क्योंकि हमने फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को कंसीडर किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो सिमिलरली इस तरह सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, थीटा स्टीम अपॉन थीटा बॉडी इज इक्वल टू L2 अपॉन एल। तो ये हमारा हो जाएगा बी इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है, तो क्या सब्सट्रैक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से मिलेगा थीटा आइस माइनस थीटा स्टीम अपॉन थीटा बॉडी इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन एल, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा स्टीम माइनस थीटा आइस अपॉन थीटा बॉडी इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन एल। अब हमें बॉडी का टेम्परेचर चाहिए था, तो हम यहाँ से थीटा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, थीटा स्टीम माइनस थीटा आइस अपॉन L2 माइनस L1, और ये जो L है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी टेम्परेचर आया थीटा बॉडी, इन दोनों के बीच में ही टेम्परेचर आएगा, ठीक है। थीटा स्टीम और थीटा आइस के, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के टेम्परेचर के बीच में ही इन दोनों का, इस बॉडी का टेम्परेचर हमको फाइंड हो जाएगा इस इक्वेशन से, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि हमने फर्स्ट लॉ का यूज कहाँ किया, तो फर्स्ट लॉ का यूज यहाँ हो गया बेटा, ठीक है। थीटा आइस कैसे निकाला, जब हम इस थर्मोमीटर को आइस पॉइंट के कांटेक्ट में लाए और इसका लेंथ L1 बढ़ा, जब L1 बढ़ने के बाद बंद हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी क्या हो गई, आइस पॉइंट के, ये जो हमारा बल्ब है थर्मोमीटर का, इस आइस पॉइंट के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जीरो अप्लाई हुआ, क्योंकि L1 जो लेंथ है वो आइस पॉइंट के कांटेक्ट में आती है, तब बढ़ती है इस मरकरी की लेंथ, ठीक। अब चूँकि हमको पता होगा कि जब भी आइस पॉइंट के कांटेक्ट में आएगी, तो थर्मोमीटर कांटेक्ट में आएगा, तो लेंथ कितनी बढ़ेगी, L1 बढ़ेगी, ठीक है। अब थर्मोमीटर को कहीं भी लेकर जाएं, और कि सपोज कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, जब भी उसको इस कांटेक्ट में लाएंगे, और अगर उस बॉडी के कांटेक्ट में आते ही ये जो मरकरी है इसकी लेंथ L1 बढ़ती है थर्मोमीटर पे, ठीक है, तो हम कह देंगे कि इसका टेम्परेचर भी हमारे आइस पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक। इसके बाद अगर हम इस थर्मोमीटर को किसी ऐसी बॉडी कांटेक्ट में आते हैं जिसके कांटेक्ट में आते ही मरकरी की जो लेंथ है L1 बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। तो हम कह देंगे कि जो दो बॉडी जिसके कांटेक्ट में ये थर्मोमीटर आया है, जिससे L1 लेंथ बढ़ रही है, वो बॉडी और ये आइस पॉइंट दोनों क्या हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब बॉडी का
टेम्परेचर आइस पॉइंट के टेम्परेचर के क्या है, बराबर है। तो ये कैसे मेजरमेंट हुआ, थर्मोमीटर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये कब यूज हुआ, ये 1954 से पहले यूज हुआ, बिफोर 1954। ठीक है, लेकिन 1954 के बाद कुछ दूसरा ही मेथड यूज हुआ है। दरअसल इसके बाद आ गया था, हमें फाइंड हो गया ट्रिपल पॉइंट है, लेकिन अब इस ये बदला क्यों गया उसका रीज़न हम अभी बताएंगे कुछ समय बाद। तो अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फर्स्ट लॉ पता हो गया होगा, नहीं सॉरी, जीरोथ लॉ पता हो गया होगा कि क्यों यूज़ करते हैं। दरअसल यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ही, और बिना टेम्परेचर मेजरमेंट के थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी जो है वो अधूरी है, इसलिए हमने इसको जीरोथ लॉ बोला है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ से पहले रखा गया, क्योंकि अब नंबरिंग नहीं थी हमारे पास। इसका जो हमने इसको फाइंड आउट किया है वो तीनों लॉज के बाद फाइंड आउट किया, इसलिए हमने सबसे पहले रखना ज़रूरी था, तो हमने इसको जीरोथ लॉ बोल दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉज की।